मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है, और सेकंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो वो किस तरह से इक्वल हो सकती हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। देखो, सबसे पहली टाइप जो मैट्रिक्स की है वो होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कभी भी ऐसी मैट्रिक्स आपको दिख जाए जिसमें केवल और केवल एक रो हो, बस उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इट हैव ओनली वन रो। इसको मैंने अपने आपके समझने के लिए ये लिखवा दिया है। याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, लिख दिया 1 3 और 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। आप देखो यहाँ पे अगर हम रो की बात करें तो कितनी रो है, एक ही रो है बस। कॉलम यहाँ पे 1 2 3 4, कॉलम 4 है, लेकिन रो कितनी है, एक। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी दिखे जिसमें केवल एक रो हो तो वो मैट्रिक्स कहलाती है रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो तो एक है यहाँ पे, कॉलम कितना है 4, यानी 1 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लिखा 2 7 हमने लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स देखो आप, इसमें कितनी रो है, पहले रो काउंट करते हैं, एक रो, केवल एक ही। कॉलम कितने हैं, 2। कॉलम कितना भी उससे हमें मतलब नहीं है, अगर रो एक है तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2, ये रो मैट्रिक्स है। ऐसे ही सेकेंड टाइप जो होती है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल इसी की तरह। जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लो 5 9 2। अब देखो इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे अगर हम रो की बात करें तो एक रो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी 3 रो है यहाँ पे। लेकिन अगर कॉलम की बात करेंगे तो एक ही कॉलम है बस यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले हम रो लिखते हैं 3 क्रॉस 1, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। यहाँ लिख सकते हैं इट हैव ओनली वन कॉलम। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा 1 3 9 4। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले चेक करेंगे हम रो कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रो है। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम दिख रहा है बस यहाँ पे। अगर इसमें एक कॉलम है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की देखो, जो अगली टाइप है मैट्रिक्स की, होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। और कभी भी आपसे कोई पूछे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो आप उसको बता देना, अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये सेम होगा तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए याद रखना कि नंबर ऑफ रोज बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम की। बस ये बात, ये कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ मैं, आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ इसको, कि कभी भी ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए उसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ऐसी है 1 5 7 2 3 6 8 9 4। आइए देखते हैं, चेक करो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। लिख दिया मैंने, पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है यहाँ पे, यानी जितनी रो है उतने ही कॉलम है। अगर इस तरह की मैट्रिक्स हो तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 1 5 7 9। आइए चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है। देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 2 रो है। कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कॉलम भी यहाँ 2 है। तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम लिख दिया 7, एक मैट्रिक्स, अकेला एक एलिमेंट है बस इसमें। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें एक ही रो है और कॉलम की बात करेंगे तो एक ही कॉलम है, यानी
1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जितने रो है इसमें उतने ही कॉलम है। तो इस बात को याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका बहुत यूज होगा, अभी हम इससे कई टाइप्स और सीखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की हेल्प से। तो याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हों, तो उसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले हम डायगोनल समझ लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो कभी भी अगर डायगोनल की बात हो मैट्रिक्स में, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। देखो जैसे एक मैट्रिक्स मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिख दिया मैंने, एक ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स देख के बताओ कि किस तरह की मैट्रिक्स है ये। फर्स्ट रो और सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है यहाँ पे, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है यहाँ पे। अगर 3 रो और 3 कॉलम है मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल। ध्यान से सुनना, मैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायगोनल, मतलब ये डायगोनल होते हैं। और डायगोनल वहीं पर पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। और याद रखना कि जब कभी डायगोनल होता है कहीं पे, तो उसके ऊपर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी एलिमेंट्स उसके नीचे होते हैं। देखो 3 एलिमेंट्स इसके ऊपर हैं और 3 ही एलिमेंट्स इसके नीचे हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। इसका मतलब डायगोनल पॉसिबल तभी होता है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। ये तो बात हो गई डायगोनल की। अब हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ऐसी मैट्रिक्स, सुन लेना, इसको मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो हों। मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वाला एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो, उसके अलावा बचे हुए सब के सब एलिमेंट्स क्या हों, सब जीरो हों। देखो जैसे हमने लिख दिया 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब देखो पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 रो है यहाँ पे और 3 कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब वहाँ डायगोनल बन सकता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे डायगोनल बन रही है, यही डायगोनल है। अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायगोनल है। हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब जीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर भी है और डायगोनल भी है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिख दिया 7 0 0 5। आइए देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है फिर हम इसमें डायगोनल बन सकती है, और ये डायगोनल बन रही है। डायगोनल, इसका मतलब यहाँ डायगोनल एग्जिस्ट करेगी। जो डायगोनल एग्जिस्ट कर रही है, देखो वो डायगोनल तो नॉन जीरो है क्योंकि 7 और 5 है, उसके अलावा बचे हुए जितने नंबर्स हैं वहाँ पे, जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, जीरो हैं। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि डायगोनल एक अलग चीज़ है और डायगोनल मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 2 3 5 दे दिया गया, 7 8 9 दे दिया गया, एक मैट्रिक्स ये है। कोई आपसे पूछे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर स्क्वायर होगा तभी वहाँ पे डायगोनल बनेगा, और जब डायगोनल बनेगा तब हम चेक करेंगे कि डायगोनल वाला नॉन जीरो, बाकी बचे हुए सब जीरो हों। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे डायगोनल बन ही नहीं सकता। जब डायगोनल नहीं बन सकता तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये बन जाए। डायगोनल के बाद जो अगली टाइप होती है मैट्रिक्स की, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी बचे हुए सारे जीरो हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है उसको समझना। देखो जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, वो इस तरह से है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर कोई आपसे पूछे ये कैसी मैट्रिक्स है, आप क्या बताओगे? इसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इस भी आप पे आपको होगी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसमें स्क्वायर है तो डायगोनल बन रहा है, और हम देख रहे हैं डायगोनल वाला नॉन जीरो है, बचे हुए सारे जीरो हैं। इसका मतलब आप कहोगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई है, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो तो हैं, और नॉन जीरो के साथ साथ वो सेम है। मतलब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हों वो सेम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ लेना, जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर भी होती है, डायगोनल भी है, और डायगोनल के साथ साथ वो स्केलर भी हो गई। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ध्यान से देखो, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर है तो डायगोनल बनेगा, डायगोनल जो है वो नॉन जीरो है, बाकी बचे हुए सारे जीरो हैं, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब जब डायगोनल मैट्रिक्स हो गए तो हम डायगोनल के एलिमेंट चेक करेंगे। जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो के साथ साथ इक्वल हैं, एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और देखते हैं, जैसे हमने लिखा एक, मान लो ऐसी मैट्रिक्स है 2 0 0 2। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर है, चेक करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है नहीं, तो देख रहे हैं डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं, बचे हुए सारे जीरो हैं, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो के साथ साथ इक्वल भी हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब एक ही बात याद रखनी है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो के साथ साथ वो इक्वल भी हों, तब ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर भी होती है, डायगोनल भी होती है, और वो स्केलर भी हो जाती है। इसके बाद अगला जो टाइप हमें पढ़ना है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअल में जो स्केलर मैट्रिक्स होती है लगभग वो आइडेंटिटी होती है, बस एक केस उसमें होता है, वही ध्यान से समझना है आपको। जैसे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, आपसे कोई पूछे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप कहोगे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही। कोई पूछेगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप कहोगे यार डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बचे हुए सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए डायगोनल एलिमेंट हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल के साथ साथ कोई आपसे पूछेगा ये स्केलर है कि नहीं, तो आप कहोगे यार हाँ, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सब सेम भी हैं, तो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं तो वही स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, इसका मतलब ये स्केलर भी है। अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं, सेम के साथ साथ ये 1 है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब ये समझ लो, कोई ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 1। अब देखो कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे 2 क्रॉस 2 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर के साथ साथ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और वो नॉन जीरो के साथ साथ सेम है, इसलिए स्केलर भी हो गई। और स्केलर के साथ साथ ये 1 है तो ये आइडेंटिटी भी हो गई। तो समझना है इस बात को, और याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अदर मैट्रिक्स का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा एक यूनिक नेम होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3rd ऑर्डर की है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से। कई बार अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे तो उसमें I3 लिखा हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिखनी है, वो भी 3rd ऑर्डर की। इसे क्या लिखेंगे हम, I है, लेकिन ये 2nd ऑर्डर का है तो हम I2 लिख देते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट 2nd ऑर्डर की है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग। जैसे लिखा है टाइप है इसका जीरो या नल मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखना कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसमें लिखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हों वो सबके सब जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख दी और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब के सब जीरो हैं, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी या जीरो मैट्रिक्स होगी। और याद रखना इसमें ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं होता कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी नल मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं। इसके लिए पहली कंडीशन याद रखना कि ऑर्डर शुड बी सेम। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। और अगर उनका ऑर्डर सेम है और ये पता चल गया कि यार ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होंगे।
अब समझो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है और वो दिया हुआ है 3 4 x y। एक मैट्रिक्स बी है और वो दिया है a b 4 9। यहाँ कुछ और ले लेते हैं, 6 ले लिया। मान लो ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये दो मैट्रिक्स हैं, आपसे कह दिया जाए कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो पहले हम चेक करेंगे यार ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। मैंने बताया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल करना है आपको तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये इक्वल हो सकती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल ही होंगी, ऐसा नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तब उनका ऑर्डर ज़रूर सेम होगा। इसको समझना आप। जैसे ए और बी ये कहा गया कि भाई ये दोनों इक्वल, हमने चेक कर लिया यार इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर वही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। अब क्या करना है हमें, जो ए की वैल्यू है वो है 3 4 x y, ये मैट्रिक्स ए है, और इक्वल मैट्रिक्स बी कितना है हमारा a b 6 9। अब समझो इसको, ये दो पॉइंट आपको समझने हैं बस। मैट्रिक्स अगर इक्वल करनी है तो ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर इन दोनों का सेम है, ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ऑर्डर सेम है तब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ जो यहाँ पोजीशन है वही वहाँ की जो पोजीशन वो आपस में सेम होती है। जैसे यहाँ देखो A11 मतलब जो पहली पोजीशन, यहाँ पे क्या है A है और यहाँ पे क्या है 3 है, इसका मतलब यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी 3। देखो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है 4, इसका मतलब B की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। देखो यहाँ X है और यहाँ 6 है, इसका मतलब X की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। यहाँ Y है और यहाँ 9 है, तो Y की वैल्यू मिल जाएगी 9। मतलब ये हुआ कि कभी भी दो मैट्रिक्स अगर सेम होंगी, सेम कब होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हो सकती हैं वो सेम, और जब वो सेम हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। एक ही बात यहाँ पे आपको याद रखनी है मेन, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, और इक्वल कब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होंगे, यानी जो पोजीशन यहाँ जिस एलिमेंट की है वही पोजीशन वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो आपस में सेम होने चाहिए। देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक दिया हुआ है आपको कि x y z a b c एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स बराबर है 2 -3 7 √5 8 -4। ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इसके बराबर हो भी सकती है। वैसे पहले से ही दिया कि इसके इक्वल है और इसका ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ये आप मैं बता दे रहा हूँ, आपको लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ऑर्डर। अब हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स हमें चेक नहीं करना है इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि इक्वल का साइन लगा हुआ, मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि x की, y की, z की, a की, b और c इन सब की वैल्यूज़ निकालो क्या होगी। तो मैंने अभी बताया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ x है और x की जगह यहाँ पे 2 है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, a है यहाँ पे और यहाँ पे √5 है, a की वैल्यू हो जाएगी √5, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। तो याद रखना ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें इक्वल रख देना है बस। और देखते हैं ये NCERT का एग्जाम्पल है, ऐसे देखते हैं हम लोग। देखो ये दो मैट्रिक्स है और ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये इक्वल है, तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इक्वल है तो x y z a b c इन सब की वैल्यू निकालो। हमने अभी बताया आपको क्या करना, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको इक्वल कर देंगे। देखो यहाँ पे x + 3 है और यहाँ पे x + 3, यानी जो पोजीशन यहाँ पे है A11 की वो यहाँ पे क्या है 0। मतलब ये हुआ कि x +
3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3 है, उधर गया माइनस में, तो -3 ये हो गया। अब देखना z प्लस 4 ये किसके बराबर होगा, z प्लस 4 वो 6 के बराबर है, तो z क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। और बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखो 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 ये किसके बराबर होगा 3y माइनस 2 के। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे, और सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते, 2y यहाँ पहले से था, उधर से लेके आओगे -3y हो जाएगा, वहाँ -2 पहले से था, ये उधर जाएगा तो प्लस में 7, और 2y में से 3 यानी -y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 5। अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ -6 है, यहाँ -6 है, कुछ नहीं करना इसे, यहाँ a-1 है, और यहाँ पे जो पोजीशन है और वही पोजीशन यहाँ पे -3 है। मतलब ये हुआ कि a-1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -3, -1 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू आ जाएगा -2। ये a की वैल्यू आ गई। और देखते हैं यहाँ 0 है, और 0 की जगह यहाँ पे 2c प्लस 2 है। मतलब ये हुआ कि 2c प्लस 2 को हम रख सकते हैं 0 के बराबर। तो 2c को यहाँ पे रोक ले रहे हैं, 2 उधर गया माइनस में 2 हो गया, और 2 इधर डिवाइड में आएगा तो c की वैल्यू -1, यानी ये c की वैल्यू निकल गई। अब हमें b की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो यहाँ b-3 है, और यहाँ पे है 2b प्लस 4। मतलब ये हुआ कि ये आपस में बराबर होंगे, और b-3 बराबर होगा 2b प्लस 4 के। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल यानी b-2b एक तरफ कर लिया, -3 उधर गया प्लस में, ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा -b और यहाँ बचेगा 7, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -7। यानी ये फाइनल आंसर हुआ है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, x, y और z, ये वैल्यूज़ आ गई इनकी। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ये आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखो 2 मैट्रिक्स दी हुई है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और हमें x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जब भी इस तरह की वैल्यूज़ निकालनी होती है और 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 4y ये बराबर हो जाएगा 2 के, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट ये था और यहाँ पे 2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका कुछ नहीं करना। यहाँ x माइनस 2y है और यहाँ पे 4 है। मतलब ये हुआ कि x माइनस 2y, इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a प्लस b है, वो हो जाएगा 5 के बराबर, और 2a माइनस b है, 2a माइनस b ये इक्वल हो जाएगा -5 के, और यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1, उसका कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं करेंगे। देखिए ये लीनियर इक्वेशन में है, और क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम वेरिएबल को इक्वल करते हैं, अगर ऑलरेडी इक्वल है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता है करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की, वाई की, जो भी निकालनी होती है। और इक्वल नहीं होता तो पहले हम इक्वल करते हैं, चाहे इन दोनों में से चाहे एक्स की कर लो या वाई की कर लो। तो मैं वाई की कर ले रहा हूँ, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर होगा। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो पहली इक्वेशन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन 2 में। तो अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल सेम है जिसका कोफिशिएंट एक प्लस में एक माइनस में, मतलब हम ऐड करेंगे, मोस्टली आप लोगों को आता ही होगा ये। इसे हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x ये 5x हो गया, 8 और 2 ये 10 हो गया, 5 उधर डिवाइड में जाएगा तो 10/5 मतलब 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में उठा के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, x की वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सेम काम हम यहाँ करेंगे, a प्लस b 5 है,
टू, ये y की वैल्यू आपको निकालना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 2a माइनस बी इक्वल टू -5 है। तो पहले हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, यहाँ पे पहले से इक्वल है b का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम सीधा इसे सॉल्व करेंगे। और साइन अपोजिट होता तो हम लोग ऐड करते थे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2a और a मिलके 3। क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये आर.डी. शर्मा में भी है और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगा हुआ, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वही काम करते हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लेंगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, कोई मतलब नहीं इससे। 5 प्लस जेड, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये हो गया। तो यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5, मतलब 0। z की वैल्यू आ गई 0। अब समझो, x की, y की और z की ये वैल्यूज़ निकालनी थी हमें। z की मैंने निकाल ली, x की और y की बच रही है। यहाँ पे देखो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई ये लीनियर इक्वेशन है, बट यहाँ x इंटू वाई है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्योंकि इंटू में है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक। तो नॉर्मली तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे अभी तक हमने पिछला क्वेश्चन किया था। हम क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कभी, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे x की निकाल लें या y की निकाल लें। देखो y की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स, y इक्वल टू हो गया 6 माइनस एक्स यहाँ से। अब इस y की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख देना आप ये, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 8 हो गया। x को मैं रहने देता हूँ ऐसे, जहाँ y है वहाँ पे लिख सकता हूँ 6 माइनस एक्स और इक्वल टू में 8 था। मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, 6x माइनस, इन सबको उधर लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 6x और प्लस में 8 वहाँ पहले से ही था। अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टर करेंगे, जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को दो पार्ट में ब्रेक करना है कि 8 है, यानी ये ब्रेक हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो रहा है x, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अब x माइनस 4 और x माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू प्लस में 4, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू आई और यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। अब कन्फर्म है कि अगर x की दो वैल्यू आई, क्योंकि x और y आपस में डिपेंड कर रहे हैं, अगर x की दो वैल्यू आई है तो y की भी दो वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, या जो इक्वेशन हमारी बनी है यहाँ पे। तो देखो, अगर इफ़ x इक्वल टू 4, जब हम x इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी उस केस में y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस, जहाँ x है वहाँ पे अब क्या रखेंगे 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये वैल्यूज़ निकल के आ गई, यानी x की दो वैल्यू आएगी तो y की भी दो आएगी, और z की एक वैल्यू आ गई थी क्योंकि वो वहीं से डायरेक्ट निकल गई थी, वहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था। क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, एक मैट्रिक्स यहाँ पे और एक मैट्रिक्स यहाँ पे, और दोनों ये इक्वल हैं, और आपको सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू निकालनी है। देखो, इसका पहला एलिमेंट ये हो गया और यहाँ पे पहला एलिमेंट 9 है, मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। और देखते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करके हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, यहाँ से आप किसी की वैल्यू निकाल लो, चाहे x प्लस जेड की या y प्लस जेड। चलो हम y प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं। y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो देखो,
एक्स प्लस जहाँ वाई प्लस जेड था वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस जेड 7 आया है तो वहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 9 था तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 2, यानी ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, y और z की। देखो अगर x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x 2 आ गया है तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें x भी मिल गया है, z भी मिल गया है, y निकाल लेते हैं तो यहीं से निकाल लेते हैं y, z की वैल्यू हमें 3 पता है तो यहाँ पुट कर देते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अगर कभी इस तरह से हो, मान लो जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और आपसे कहा जाए कि 3a क्या होगा, इसका मतलब a जो मैट्रिक्स है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तभी 3a निकलेगा। तो आप क्या करोगे, 3 लिखोगे और a की जगह जो भी मैट्रिक्स है वो लिख देना 2 3 4 5। आप क्या करोगे, जो ये नंबर है बाहर उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये बात आपको याद रखना है कि जब नंबर से हम किसी मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, 3a की है। तो याद रखना कभी किसी मैट्रिक्स में जब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अंदर जब जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। ये था। और इसके बाद हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, एक सीट प्रोवाइड करेंगे, वो आपको खुद से करना है सॉल्व। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछना और उस सीट पे मेरा नंबर भी रहेगा तो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हो और कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके बाद इसका सोल्यूशन, जो सीट का सोल्यूशन होगा, मैं जो अगले लेक्चर की वीडियो बनाऊँगा उसमें इसका सोल्यूशन भी मैं ऐड करके आप लोगों को सेंड कर दूँगा।